इस अगले आधे घंटे में हम लोग बात करेंगे संगठन की शक्ति। अब ये विद्यालय जैसे चल रहा है, घर परिवार जैसे चल रहा है, क्या एक व्यक्ति एक विद्यालय को चला सकता है? एक व्यक्ति क्या घर को चला सकता है? घर में कितने सदस्य रहते हैं बताइए? एक घर में लगभग कितने सदस्य रहते हैं? कह रहे हैं 4 सदस्य। कौन कौन? हाँ, वो बच्ची बोल रही मम्मी पापा और 2 बच्चे। हाँ, और मम्मी पापा और दादा दादी, चलिए 6 मान लिए। और हो सकते हैं चाचा और ताऊ जी। तो 8, और ताई जी और चाचा और चाची, उनके बच्चे, अगर संयुक्त परिवार है, ठीक है। और रसोई एक है कि 2 है कि 3 है एक घर में? तो एक घर में आमतौर पे एक रसोई होती है। तो क्या वहां पर खुशहाली से हम रह पाते हैं? क्या हम मिलजुल कर आपस में हम रह पाते हैं? एक विद्यालय है, उस विद्यालय को कौन चलाता है? कितने कर्मचारी हैं? कितने विद्यार्थी हैं? सुचारू रूप से पूरा कार्यक्रम एक विद्यालय का चले। एक संस्था है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी संस्था, निजी संस्था है, वो कैसे चलेगी जब वहां पर सब संगठन के सब लोग एकता के रूप में और सहयोग देकर एक दो को वो काम करेंगे? तो आज का विषय हमने यही लिया है, टीम वर्क। हाँ, संगठन की शक्ति। और संगठन में अगर हम काम करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा हम अचीव कर पाएंगे, हम प्राप्त कर पाएंगे। बताइए सही है कि गलत है? संगठन में काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्राप्त करेंगे कि हम लोग कम प्राप्त करेंगे? ऊर्जा भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगी, धन भी कम लगेगा, हर चीज कम लगता है अगर हम संगठन में काम करते हैं। तो संगठन में काम करने के लिए मुख्य एक बात की हमको समझ चाहिए होती है, और वो है एम्पैथी। एम्पैथी माना सह अनुभूति। दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, क्या हम वो महसूस करते हैं? हम अपने आप से पूछें। हमारी पत्नी, हमारी हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जिनके साथ हम रहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वो हमसे खुश हैं, हमसे दुखी हैं? अगर ऐसा है, किस बात पे है? क्या हमको वो मालूम है? या हम कहें कि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे? अब इन्होंने मुझसे बोला ही नहीं है तो हम कैसे जाने? एक प्रिंसिपल, एक संस्थापक किसी संस्था के, वो बोले हमें मालूम ही नहीं है हमारे कर्मचारी काम क्यों नहीं करते, हमें मालूम ही नहीं है कि कस्टमर हमारा सामान क्यों नहीं खरीदते। तो ये बताइए, ये जो शब्द हैं, अगर एक दुकानदार बोले, वो बोले हमें मालूम नहीं है कि ग्राहक सामान हमारा क्यों नहीं खरीदता, तो ये एक समझदार दुकानदार की भाषा है। उसी तरह से अगर परिवार का सदस्य, परिवार का मुखिया ये बात बोले, जब तक परिवार के सदस्य हमें कुछ आकर बताएंगे नहीं, हम कैसे समझेंगे उनके मन में क्या चल रहा है? ये एक समझदार मुखिया की निशानी है परिवार के, या एक कमजोर या ना समझ परिवार की मुखिया की निशानी? बताइए। ये एक ना समझ परिवार की मुखिया की निशानी है। और कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई सह अनुभूति में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी, सह अनुभूति मतलब दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, उसको कहते हैं सह अनुभूति। तो हम लोग, और सह अनुभूति कौन कर सकता है? सह अनुभूति कौन कर सकता है? जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी हो, ज्यादा शक्ति हो, ऊर्जा हो। तो ज्यादा ऊर्जा वाला व्यक्ति कम ऊर्जा वाले व्यक्ति को के साथ सह अनुभूति कर सकता है। सहानुभूति, सहानुभूति तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन सह अनुभूति, सहानुभूति क्या है? जब दूसरों के दुख दर्द या ऐसी कुछ समस्या आती है, कहते हैं हाँ सब ठीक हो जाए, हाँ आपके साथ बहुत बुरा हो गया, हाँ हम समझ रहे हैं आपने जो कहा।
बस इतना कह के खत्म, सहानुभूति। तो परिवार में सहानुभूति चलेगी? एक परिवार में बस सहानुभूति कर दिया। बच्चे ने बाप को कहा, पिताजी मुझे दर्द हो रहा है पैरों में। पिताजी ने, हाँ बेटा समझ में आ रहा है तुम्हारा दुख। इतना काफी है? वो कहेगा, पूछेंगे कहाँ हो रहा है, अच्छा हम डॉक्टर को दिखा दे, क्या दवाई चाहिए। हाँ पहले भी, या वो ना भी बोले तो पिता खुद पूछेगा कि बेटा आज तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा पैर में, तुमने 3 दिन पहले बताया था इस कारण से हुआ था। उसी तरह से संस्था को चलाने के लिए हमको ये सारी बातें एक दूसरे जब हम पूछेंगे बोलेंगे तो उनको क्या फीलिंग आएगी, उनको अपनेपन की फीलिंग आएगी। जहां अपनापन होता है वहां परिवार की भावना होती है। तो हम ये कोशिश करें कि अपनेपन की हम फीलिंग दे पाए। स्कूल की, विद्यालय की अगर हम बात करें तो 3 भूमिकाएं होती हैं, एक विद्यार्थी की, एक उनके पेरेंट्स की, उनके माता पिता की, और तीसरी होती है स्कूल के प्रबंधक की, जिसमें टीचर्स आ गए, जिसमें स्टाफ आ गया। अब यहाँ पर अगर ये बोल दें स्कूल वाले कि हमारा काम है पढ़ाना, हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया। बच्चे बोल दें हमारा काम है स्कूल में आना, हमने अटेंडेंस दे दिया। और पेरेंट्स बोले हमारा काम है बच्चों की फीस देना, स्कूल भेजना, हमने कर दिया। तो क्या ये त्रिकोण पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा? तो जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो तीनों को मिलकर काम करना होगा, और तीनों के लक्ष्य तभी पूर्ण होंगे जब एक टीम के रूप में काम करेंगे। तो टीचर्स कैसे सहयोग दे सकते हैं? जब एक टीचर दूसरे टीचर का हालचाल पूछेंगे, या कहेंगे हमें क्या उनके निजी जीवन से मतलब है, आए या ना आए, हमको तो सैलरी प्रिंसिपल से मिलती है, हमको तो सिलेबस अपना कंप्लीट कराना है, काम खत्म। तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। और मान लीजिए कभी उनको सहयोग पड़ा उस टीचर को आपसे, या आपको जरूरत पड़ी उन टीचर से, क्या वो आपको सहयोग देंगे? वो भी बहानेबाजी कर देंगे, मना कर देंगे। उसी तरह से जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को अगर कोई चीज चाहिए होगी, समझना होगा, तो उसको टीचर की इज्जत करनी होगी। अगर वो टीचर की इज्जत नहीं करेगा तो टीचर क्या करेंगे? कहेंगे मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने आकर पढ़ा दिया। लेकिन विद्यार्थी को कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, एक होता है टीन एज की अपनी चुनौतियां होती हैं। हाँ? वो किशोर अवस्था, जब वो बड़े होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, अट्रैक्शन होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, संबंधों में एक मकड़ जाल जैसा बनता है। स्वास्थ्य की बातें होती हैं, फिर बुलिंग होते, साथ के रहने वाले लोग को ऊंची नीची बात हो रही है, समाज में इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। हाँ, फिर शराब, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये सब सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो कौन, किससे वो विद्यार्थी अपनी मन की बात करे? कहाँ वो सुरक्षित स्थान है? वो सुरक्षित स्थान एक विद्यालय है। अच्छा, अब हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स बोले हमें टाइम ही नहीं मिलता जी, बच्चों को पालने के लिए हम स्कूल भेज तो रहे हैं, स्कूल वाले पढ़ाएं, हमने फीस तो दे दी। हाँ, वो 300-500 रुपए महीना हम देते तो है खर्चा स्कूल की बच्चों की पढ़ाई, और वो बच्चा पढ़, देख लो उनका लड़का कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तुम कुछ नहीं पढ़ पाते। हम, सुरेश के पिता ने सुरेश को कहा, सुरेश देखो वो लोकेश है, कितना होशियार हो गया है, वो भी स्कूल जाता है, तुम्हारे स्कूल के पैसे हम भर रहे हैं तुम्हारा, और तुमने कुछ नहीं किया। तो कैसे चलेगा? हाँ, जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने बच्चों को सहयोग देना होगा, समय देना होगा, पूछना होगा बेटा कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उनके हालचाल पूछना होगा, स्कूल में क्या चल रहा है, आप आगे चल के क्या बनना चाहते हो, आपकी किन विषयों में रुचियां हैं। और बातें करना, किस तरह की बातें? हाँ, आप साहित्य की बातें करें, आप त्योहारों की बातें करें, आप समाज की बातें करें, आप जनरल नॉलेज की बातें करें, आप राजनीति की बातें करें, आप धर्म की बातें करें। और नहीं तो हम लोग घर में क्या बात करते हैं, खाना खा लिया, सामान हो गया, घर की लाइट पंखा बंद कर दिया, बिजली का बिल जमा कर दिया,
अच्छा ठीक है, फिर सुबह मिलेंगे, खत्म। बस इतना ही है जीवन भर में। तो ये जो एम्पैथी ट्रायंगल है, सह अनुभूति, ये तीनों को ही, जो त्रिकोण है, एक दूसरे को समझना होगा। तो टीचर्स बच्चों को बोले कि बच्चों, आपको जब भी कोई दिक्कत हो आप मेरे पास आ सकते हो। तो बताइए, बच्चे सुनकर खुश होंगे कि दुखी होंगे? बहुत खुश होंगे। ये टीचर बोले बस मेरा जो टाइम है 1 घंटे का जो पढ़ाने का, उसी समय आकर पूछिए जो आपको पूछना है। हुँ? या तो ये जो त्रिकोण मैंने आपको बताया, इस त्रिकोण के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनने की शक्ति, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, एक बहुत बड़ी कला है। तो सुनने की शक्ति 4 प्रकार की होती है। एक होता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, जिसे बोलते हैं हम किसी की सराहना करते हैं जब उनसे बात करते हैं, कहते हैं अरे आपने बहुत अच्छी व्यवस्था आपने करी है। तो हम दिन भर में कितनी बार सराहना करते हैं अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवार के सदस्यों की, अपने 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 मित्रों की, अपने साथ में काम करने वाले लोगों की। और दूसरा होता है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जहां पर कोई अपनी मन की बात, उसको आपसे राय नहीं चाहिए, हमको राय चंद नहीं बनना है, हमें बस उनकी बात सुननी है। उनकी बात सुनकर वो हल्का हो जाता है। या उसने अपनी मन की बात कही और हमने उसकी कमियां निकालनी शुरू कर दी, तो क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप हमेशा कमियां ही निकालते रहते हैं मेरी। तो सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति। तीसरी बात होती है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, जिसको कहते हैं कि सुन रहे हैं ताकि जो मूल बात है उनके उनके संदेश का हम समझ पाए। जैसे सत्र होता है, जब ये अभी जैसे पैनल डिस्कशन हुआ, तो उस पैनल डिस्कशन का एसेंस, सार क्या है, तो वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। एक होता है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग मतलब आलोचना, आलोचना। और ताकि उसमें हम, जैसे पार्लियामेंट में जो बातें होती, लोकसभा में जो बातें होती हैं, वहां पर आलोचना करते हैं। सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि आलोचना करें, हम अपने पक्ष को मजबूत करें, उनके पक्ष को कमजोर कर दें। तो ये 4-5 प्रकार के तरीके होते हैं लिसनिंग लिसनिंग के। और हमको देखना होगा कब हमें किस प्रकार की सुनने की कला का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये तो बात होगी लिसनिंग की। अब होता है स्पीकिंग, बोलना। तो हमें किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए जब हमको एक टीम में काम करना है, सहयोग के साथ काम करना है? एक तो धीरे से बोले, मीठा बोले, और सेंटेंस को रिफ्रेज करें। मिसाल के तौर पे जब ये पैनल डिस्कशन हो रहा था और हर स्पीकर ने अपनी बात बोली, तो आपने देखा होगा मैंने पैराफ्रेज किया, उन्होंने बोला क्या, उन्होंने कहा क्या। जैसे मान लीजिए डॉक्टर अंजलि हैं, गीता जी, हमारी बातचीत हो रही है और उन्होंने 2 मिनट में अपनी बात बोली। फिर मैंने कहा हाँ जी, तो आपका काम पूरा हो गया, इसका मतलब। तो उनको क्या महसूस होगा? मैंने उनकी बात सुनी, अच्छे से मैंने सुनी। तो ये बातचीत करने की कला भी हमको चाहिए होती है। जब हम सहानुभूति की बात करते हैं, जब हम एक अच्छे वायुमंडल की, वातावरण की बात करते हैं, तो बातचीत की कला भी हमको अपने अंदर धारण करनी होती है। दूसरी बात, हम कोई बात अपनी कह रहा है तो उसकी बात शांति से, धीरज से हम सुने। उसकी बात खत्म होने से पहले हम अपनी बात बोलकर उसको चुप करा दें। तो ऐसा परिवार में क्या चलेगा, ये हमको समझना होगा। और तीसरी बात, जब हम बातचीत करें तो हम देखें ऐसा वातावरण हो जहां पर शोर शराबा ना हो। जब शोर शराबा होता है तो वहां पर ठीक से बातचीत नहीं हो पाती है। तो ये भी हम देखें कि ऐसा, जब हमको बातचीत करनी है, कोई गंभीर मुद्दा है, तो वहां पर शांति हो और चीजों को ले। दूसरा, नॉन नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी कि हाव भाव क्या है व्यक्ति के, उससे भी हमको बहुत चीज समझ में आती है। और हमको आंकलन कर लेना चाहिए कि अब हमको बात आगे करनी है कि नहीं करनी है, किस तरह से करनी है। तो ये
सह अनुभूति की बात हम कर रहे हैं, सहयोग की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ये सब बहुत काम में आता है। छोटी छोटी बातें मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा, जैसे कि अ, उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए जब हम लोगों से बात करते हैं। कम से कम हाथ भर की दूरी तो होनी चाहिए। अगर हाथ भर की दूरी भी नहीं है तो उसका मतलब वो व्यक्ति बहुत नजदीक आ रहा है। तो पहली मुलाकात में क्या बहुत नजदीक आकर किसी से बात करनी चाहिए, क्या हमें जाकर किसी से नजदीक जाके बात नहीं करनी चाहिए, ये इसके ऊपर हमको ध्यान रखना होता है। दूसरा, कई बार लोग जब पहली बात ही मिलते हैं तो छूना शुरू कर देते, कंधे पे हाथ रख देंगे, हाथ मिलाना शुरू, पैर पे हाथ रख देंगे। तो ये सब गलत बातें हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए आपको। तभी ये तो बहुत पर्सनल चीज हो गई अगर आप किसी को छू रहे हैं। तो जब दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, तब वो बाद की बात होती है। ऐसे हमने रिश्तेदारों में भी देखा है, परिवार में देखा है, बातचीत है नहीं, तो जब बातचीत नहीं है तो आप किसी के कंधे पे हाथ रखें, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए मेरी डॉक्टर अंजलि से कोई बातचीत नहीं हो रही है, गीता जी को ये बात मालूम है, ठीक है, और गीता जी ने क्या किया, मेरा हाथ लेकर इनके हाथ में यूं रख दिया, तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? मैं कहूंगा गीता जी आपको मालूम है मेरी डॉक्टर अंजलि से कोई बात नहीं होती और आपने ऐसा कर दिया। सर मैं तो आपका मिलन कराना, आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों की दोस्ती हो जाएगी, तो ऐसे क्या दोस्ती होगी? आप तो और भी सिचुएशन खराब कर देंगे। तो ये समझ, कई बार लोग समझ नहीं कर पाते, अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन तरीका गलत हो जाता है। तीसरी बात, टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। हम कैसे तैयार होते हैं? सुबह जब हम नहा घर के बाहर निकलते हैं, कंघा करके तैयार होकर ढंग के कपड़े पहनकर निकलते हैं, कि जो टंगा हुआ था वही पहन के बस निकल गए? तो हमारा हुलिया भी अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, प्रेस करे हुए कपड़े हमको रोज पहनने चाहिए। और जब हम किसी से बातचीत करें तो हम जमीन में देखेंगे कि आंख में आंख मिला के बात करेंगे। मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि मैं घूरना है किसी को, एक होता है घूरना वो बहुत खराब लगता है। एक होता है यू जस्ट, आप अपनी आंखें उनकी आंखों पर बस ऐसे टिकाते हैं और सामान्य रूप से आप बात कर रहे हैं। ये आत्मविश्वास की निशानी होती है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसके अंदर साहस होता है आंख में आंख मिला के बात करने की। हाँ, और आखिरी बात में जो वो कहूंगा इसमें, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट रखना बहुत बहुत जरूरी है।